हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग 11th क्लास का जो इंडिया वाली बुक ज्योग्राफी का है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के यानी क्वेश्चंस की बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंद महासागर वास्तव में हिंद का महासागर है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो अगर देखा जाए हमारा जैसे पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी एशिया के बीच हिंद महासागर के तट पर भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी अगर आपको देखा जाए तो भारत की जो दक्षिण भारत है तो वो स्थिति काफी बेहतर है। क्यों? क्योंकि हम इससे पश्चिमी एशिया से व्यापार कर सकते हैं और पूर्वी एशिया से। कहने का मतलब क्या है कि यानी पश्चिमी एशिया से हम लोग जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इन देशों से हम लोग व्यापार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग आपका जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर जैसे देशों से भी हम व्यापार कर सकते हैं। दूसरा आता है, इस महासागर के उत्तरी छोर पर स्थित भारत की तट रेखा अन्य किसी भी देश की तट रेखा के अधिक लंबी नहीं है। मतलब क्या है कि भारत की दक्षिण में जो तट रेखा है वो क्या है, सबसे बड़ी तट रेखा है। मतलब कहने का क्या है, अगर आप इस पे मैप में देखोगे, ठीक है, तो आप इसके दिख रहा होगा ये तट रेखा और यहाँ जो तट रेखा है, ठीक है, ये काफी सबसे लंबी तट रेखा है, ठीक है, और ऐसी तट रेखा किसी अन्य देश की नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आगे बात की जाए, नेक्स्ट है हमारा भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाली खाड़ी का निर्माण करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर सचमुच हिंद का महासागर है। नेक्स्ट हमारे प्रश्न की बात करेंगे, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। तो अगर देखा जाए भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पश्चिम में अरब सागर है, यानी अगर आप देखिएगा, ठीक है, अगर हम देखें तो ये पश्चिम है, तो यहाँ अरब सागर है और यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर, बंगाली खाड़ी और दक्षिण मध्य एशिया में हिंद महासागर यानी नीचे में क्या है, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति पश्चिम में स्थित पूर्वी यूरोप के विकसित राष्ट्रों से संबंध स्थापित करती है। मतलब ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये क्या करता है, पश्चिमी यानी यूरोपीय देशों से हमारे संबंध स्थापित करता है, जैसे कि अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया, ठीक है ना। इसके साथ साथ किया जाए कि इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो आप ये देखोगे, ये हमारा जो पूर्वी जो हिस्सा है यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से और अन्य देशों से हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के विशाल मैदान को उच्चावच की विभिन्नताओं के आधार पर बांट कर वर्णन कीजिए। तो अगर हम लोग देखें कि पहला होता है भांबर। भांबर का मतलब क्या होता है, ये क्षेत्र शिवालिक पर्वत श्रेणी के तलहटी में उनके समानांतर पतली पट्टी के रूप में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर क्या करती है, अपने साथ जो भी कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, रेत हो गया, बजरी, जो चीज जमा करती है ना, और कभी कभी ये नदियां यहाँ लंबे मलबे में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। मतलब जो नदियां होती हैं वो यहाँ स्थापित हो जाती हैं और कई बार क्या होती है, नदियां इन्हीं में ही क्या होती है, लुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तराई, यानी भांबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है और भांबर के समानांतर इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भांबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में क्या करते हैं, धरातल पर निकल जाती हैं और इस क्षेत्र में दलदल होती हैं और यहाँ प्राकृतिक क्या होती है, वनस्पति भी अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है बांगर। मैदान का वह भाग जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, इस क्षेत्र का निर्माण पुरानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। इस क्षेत्र में कहीं भी चूना युक्त कंकरीले मिट्टी पाई जाती है, कहीं कहीं। तो आपको पता है बांगर जो है जलोढ़ मृदा का ही एक प्रकार है,
जलोढ़ मृदा जो है दो भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर, तो उसी का ही एक रूप है। खादर के बारे में आप जानते हो, खादर वह क्षेत्र होता है जहां नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष आता है और जिसके कारण क्या होता है, हर वर्ष मिट्टी की नई परत बिछ जाती है और हर वर्ष नई मिट्टी के जमाव के कारण क्या होते हैं, खादर क्षेत्र बहुत अधिक उपजाऊ होता है। मतलब बांगर जो है ना, बांगर मिट्टी इतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है जितनी खादर होती है। खादर काफी ज्यादा मतलब उपजाऊ होती है, इसलिए खादर को नई मृदा और बांगर को पुरानी मृदा भी कहते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान की 3 बिंदुओं में तुलना कीजिए। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का तटीय मैदान आप सभी को पता है, जैसे क्या है, ये वाला हमारा भारत का ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये भारत का क्या है, तटीय मैदान है। ठीक है, तो इन दोनों में हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर। पहला बात करते हैं पश्चिमी तट के बारे में। यहाँ तटीय मैदान मध्य भाग में संकीर्ण है, मतलब छोटा है, परंतु उत्तर और दक्षिण में क्या है, ये चौड़ा है। यहाँ बहने वाली नदियां अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो ये वाला पश्चिमी जो तट है, यहाँ पे बहने वाली नदियां क्या होती हैं, छोटी होती हैं। इसके साथ साथ ये नदियां डेल्टाओं का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, ये जो नदियां होती हैं ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इसके साथ साथ ये मैदान अधिक कटा फटा है। अगर आप दक्षिण का ये पश्चिम वाला हिस्सा देखोगे ना आप, ये वाला, तो ये क्या है कि बहुत ज्यादा कटा फटा है, और ठीक है ना, जिस कारण यहाँ पत्तनों या बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां अनुकूल हैं। मतलब ये क्षेत्र क्या है, अगर आप देखोगे, अगर हम भारत का मैप देखें तो आप कुछ इस प्रकार से मैप है भारत का। ठीक है, तो अगर हम लोग ये देखा जाए कि ये वाला हिस्सा जो है ये काफी कटा फटा हिस्सा है। ठीक है, तो कटा फटा हिस्सा है जिसके कारण यहाँ क्या होता है, बंदरगाह संभव होते हैं। आपको पता है भारत के पश्चिमी घाट पर ही क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, पत्तन पाए जाते हैं। पत्तन मतलब क्या होता है, बंदरगाह, जहां जहाज रुकते हैं। ठीक है, इसे उत्तर में गोवा तक कोकण तथा दक्षिण में केरल तक मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी तट के बारे में। पूर्वी तट बच्चों आप जानते होंगे कि पूर्वी तट हमारा ये वाला हिस्सा है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी जो तटीय मैदान काफी क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ बहने वाली जो नदियां होती हैं काफी लंबी होती हैं और ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगर आपने देखा होगा पूर्व के साइड में ही एक है बंगाल में सुंदरवन डेल्टा, जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, वो यहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात की जाए, इनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां शामिल होती हैं। उभरा हुआ तट होने के कारण यहाँ बंदरगाह कम है, यानी ये क्षेत्र काफी उभरा हुआ है और यहाँ पत्तनों और बंदरगाहों का विकास थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसे गोदावरी नदी के मुहाने से उत्तर में उत्तरी सिरकार तट तथा इसके दक्षिण में इसे कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। अगर आप इसको देखिएगा ना, तो इस वाले क्षेत्र को कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय पठार में 5 अंतर बताने हैं। ठीक है, तो पहले अगर बात की जाए प्रायद्वीपीय पठार की, प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं, तो ये जो भारत का जो दक्षिण भारत है, ये वाला भाग क्या होता है, ये पूरा भाग दक्षिण का क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, यानी एक ऐसा द्वीप जो तीनों ओर से क्या हो, समुद्र से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसकी विशेषता की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार क्या है, कठोर शैलों से बना हुआ, यानी कठोर चट्टानों से बना हुआ है और ये प्राचीन भूखंड है। ये क्या है, ये प्राचीन है, बहुत पुराना है। इनका निर्माण क्या होता है, उत्खंड के रूप में हुआ है। ये कैब्रियन कल्प से लेकर आज तक स्थल क्षेत्र ही रहा है। केवल इसके तटीय क्षेत्र अल्प अवधि के, यानी कम अवधि के लिए क्या होते, समुद्र में डूब गए थे। पहले ये क्षेत्र क्या हो गए थे, काफी बहुत कम समय के लिए डूब गए थे। प्रायद्वीपीय पठार में मुख्यतः अवशिष्ट पर्वत पाए जाते हैं, जैसे अरावली पर्वत इसका क्या है, मुख्य उदाहरण है। यहाँ नदियां क्या होती हैं, उथली पुथली होती हैं। इसके साथ साथ यहाँ मंद ढाल होता है। मंद ढाल का मतलब क्या होता है, इनकी ढाल कम होती है। ठीक है, इसके साथ साथ प्रायद्वीपीय पठार में प्रवाहित होने वाली जो नदियां होती हैं वो छोटी होती हैं। कई बार तो नदियां लुप्त भी हो जाती हैं, क्योंकि क्या होता है, इन्हें केवल वर्षा से ही जल मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है हिमालय पर्वत।
अगर हिमालय पर्वत की बात की जाए तो हिमालय जो पर्वत है, ठीक है, ये शैलों से निर्मित है, नई शैलों से निर्मित है। और हिमालय में एक मूड़ेदार पर्वत है जो विभिन्न हलचलों से बना हुआ है। हिमालय पर्वत समूह कैम्ब्रियन कल्प से लेकर पर्वतों के रूप में निर्माण तक की लंबी अवधि में जलमग्न ही रहा था। हिमालय तथा उससे संबंधित पर्वत श्रेणियां क्या होती, थोड़ी कमजोर हैं और लचीली हैं, जिसके कारण यहाँ वलन और विरूपण जैसी क्रियाएं होती रहती हैं। हिमालय विवर्तनिकी पर्वत है, इस कारण यहाँ नदियां युवावस्था में हैं और तीव्र बहती हैं। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं ये काफी बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें वर्षा के द्वारा भी जल मिलता है और हिमालय से जो बर्फ होते पिघलने के बाद सारा पानी इसी में आ जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, हिमालय नदियां क्या होती हैं, तीव्र होती हैं, लंबी होती हैं, ठीक है ना, और इनमें हमेशा पानी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के 3 बिंदुओं में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो अगर आप बात कीजिएगा, देखिए तो बंगाल की, देखो ये रहा हमारा, आपको दिख रहा होगा हमारे चित्र में, ये रहा अरब सागर और ये रहा बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो इसमें पहला है, ये द्वीपीय समूह अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं। मतलब अगर आप देखिए अरब सागर में ये इधर देखो कोने में, तो यहाँ है आपका लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में ये यहाँ है आपका अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा, बंगाल की खाड़ी में लगभग 57 द्वीप हैं। मतलब अगर आप बंगाल की खाड़ी में देखिएगा यहाँ, तो यहाँ सबसे ज्यादा द्वीप है, यानी 527 द्वीप हैं यहाँ, ठीक है। इस यहाँ 527 द्वीप हैं, ठीक है, जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। इन्हें 10 अंश चैनल द्वारा अलग किया जाता है। ये द्वीप समूह जलमग्न पर्वतों के ऊपरी भाग में है और कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी, यहाँ जो द्वीप हैं वो बेसिकली ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होती है। जैसे उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार में है एक बैरन द्वीप, जो एकमात्र क्या है, जीवंत ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ एकमात्र। इसके साथ साथ अरब सागर की बात करते हैं। तो अरब सागर आपको पता है ये यहाँ है, ठीक है। तो अरब सागर के द्वीपीय द्वीपों में लक्षद्वीप आता है और मिनिकॉय शामिल है। याद रखिएगा कि अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मिनिकॉय है। ये रहा मिनिकॉय, तो सबसे बड़ा मिनिकॉय है। ये पूरा द्वीपीय समूह प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। यहाँ 36 द्वीप हैं। कितने हैं बच्चों, 36 द्वीप हैं यहाँ। इनमें से 11 पर मानव बसाव है, मतलब क्या है, यहाँ मानव रह सकते हैं। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ और पूरा द्वीपीय समूह 11 चैनल द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है। एक है अमीनी द्वीप और एक है दक्षिणी कनानोर द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गंगा नदी तंत्र की 5 विशेषताएं बताइए। तो अगर बात की जाए गंगा नदी, तो गंगा नदी तंत्र की 5 विशेषता होगी। तो पहला क्या है, गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 39 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, यानी देवप्रयाग की जगह है, तो देवप्रयाग में क्या होता है, भागीरथी और अलकनंदा से मिलने के बाद ये गंगा कहलाती है। और गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। आपने सुना होगा गंगा हरिद्वार में क्या करती है, प्रवेश करती है। इसके साथ साथ हरिद्वार के दक्षिण की ओर और फिर दक्षिण से पूर्व की ओर और फिर पूर्व से और बहती हुई ये अंत में दक्षिणी मुख होकर 2 धाराओं, यानी कौन सी, भगीरथी और हुगली में विभाजित हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये बांग्लादेश में प्रवेश होने पर क्या कहता है, इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। तो याद रखिए गंगा को पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, गंगा नदी की जो लंबाई है 25 अर्थात 2525 किलोमीटर है और ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो कोई नदी है, ये यहाँ से विभाजित हो गई, ये यहाँ से विभाजित हो गई, फिर एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर इस तरीके से, और इनके नाम अलग अलग हो जाएंगे, जैसे गंगा, गंडक, कोशी, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा प्रवाह, ये क्या कहलाता है, अपवाह तंत्र कहलाता है। तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है। इसके उत्तर में हिमालय से निकलने वाली जो
12 नदियां, यानी उत्तर में जितने भी नदियां निकलती हैं गंगा के, वो क्या है 12 हैं, और दक्षिण में प्रायद्वीपीय से निकलने वाली जो नदियां होती है मौसमी होती है। मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां जैसे रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। ये इसकी क्या है प्रमुख सहायक नदियां है। तो समझ में आ गया बच्चों। या इसको है ना बहुत आसानी वर्ड से भी याद कर सकते हैं। जैसे गंगा नदी क्या है कि आपका उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। गंगा नदी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर गंगा कहलाती है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 25 अर्थात 2525 किलोमीटर है और ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसके साथ साथ ये भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं गंगा, यमुना, ठीक है। इसके साथ साथ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। इस तरीके से भी आप इसे याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कोई 5 अंतर बताइए। अब इसको पहले समझते हैं अपवाह तंत्र का मतलब क्या है। यानी अगर आप इसको मैप में, थोड़ा सा मैप सही से नहीं बनेगा लेकिन समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात की जाए, ठीक है ना, तो हिमालय जैसे ये वाला एरिया है भारत का, तो इसे कहते हैं हिमालय अपवाह तंत्र, और जो नीचे वाला हमारा एरिया है इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब समझते हैं दोनों में अंतर। पहले बात करते हैं हम लोग हिमालय अपवाह तंत्र की। तो ये नदियां हिमालय से निकलकर उपजाऊ मैदानों में होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अर्थात क्या होता है, हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और यहाँ इनके द्वारा लाए गए जितने भी अवसाद होते हैं वो काफी उपजाऊ होते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय अपवाह तंत्र नवीन है यानी नया है। यहाँ नदियां क्या करती हैं, विसर्प बनाती हैं और अपने मार्ग भी बदल लेती हैं। ये नदियां हिमालय के हिमछादी क्षेत्रों से जल प्राप्त करती हैं और पूरे साल बहती रहती हैं, इसलिए इसे 12 भी कहा जाता है। हिमालय यानी ये नदियां अपने विकास की युवावस्था में हैं और अपने मार्ग में क्या करती हैं, अपर्दन का कार्य करती हैं और अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ये नदियां पश्चिमी घाट एवं पठार से निकलकर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र क्या है, पुराना है। प्रायद्वीपीय नदियां सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं यानी निश्चित मार्ग पर चलती हैं और ये कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलती हैं। ये नदियां वर्ष भर निर्भर करती हैं, वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, सूख जाती हैं, कभी कभी तो लुप्त भी हो जाती हैं। ये नदियां अपने विकास की पूर्णावस्था में है यानी वृद्धावस्था में है और इनकी नदी घाटियां चौड़ी और उथली हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में नदियों को जोड़ने के सामाजिक और आर्थिक लाभ क्या है। तो अगर हम लोग देखा जाए कि बड़ी नदियों में जल शक्ति की भारी संभावना होती है। सभी को पता है कि जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, ठीक है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं कि विद्युत बना सकते हैं, ऊर्जा बना सकते हैं। उत्तर में हिमालय, मध्य में सतपुड़ा और पूर्व में छोटा नागपुर और उत्तर पूर्व में मेघालय और पूर्व से पश्चिम में जल शक्ति की भारी संभावना है। यदि इन नदियों के अतिरिक्त जल को कम जल वाली नदियों में जोड़ दिया जाए तो कृषि में सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति भी हो सकती है। नदियों को आपस में जोड़ने से हमें क्या मिलता है, अन्न उत्पादन की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है तथा जल शक्ति का उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साथ ही बाढ़ व सूखे की स्थितियों में हम राहत मिलेगी हमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जेट प्रवाह किसे कहते हैं, इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो बच्चों याद रखना कि आप सभी को तो पता होगा कि हमारी जो वायुमंडल है, ठीक है, उसको मुख्यतः 4 परतों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा ये क्षोभ मंडल, फिर आता है हमारा समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल और इसके बाद आता है हमारा बहिमंडल। तो क्षोभ मंडल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे, यानी कितना, 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो पवनें इस तरीके से फ्लो करती है, यानी जब पवनें क्या होती हैं, चलती हैं, ठीक है,
तो इन्हीं वायु धाराओं को क्या कहा जाता है? जेट प्रवाह कहा जाता है। इसके साथ साथ शीत ऋतु में अत्यंत लाभकारी वर्षा वाले पश्चिमी विक्षोभ को भारत में आने या जाने का काम यही जेट स्ट्रीम करती हैं। जेट स्ट्रीम में अपनी स्थिति में परिवर्तन के कारण ही ये विक्षोभ भारत में प्रवेश कर पाते हैं। इसी प्रकार पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत की ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तापमान का व्युत्क्रमण अथवा प्रतिलोम किसे कहते हैं तथा व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं बताइए। तो बच्चों पहले अगर बात करते हैं कि भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, तो इसके अंदर हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय किसानों के लिए मानसून जुआ है कैसे। तो अगर बात की जाए भारत में मानसून का भारत के आर्थिक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कृषि की फसलें मानसून पर निर्भर करती हैं, यानी वर्षा पर निर्भर करती हैं। कृषि उपज की सफलता अथवा असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा की गई वर्षा सामान्य है या नहीं। आपको सभी को पता है कि भारत में मानसून का आगमन दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। अगर मानसून अच्छा हुआ तो फसल अच्छी होगी। भारत की यानी 64% जो जनसंख्या है वो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है। इसके साथ साथ वर्षा की उच्च परिवर्तिता के कारण देश के कुछ भागों में सूखे तथा अन्य भागों में बाढ़ प्रकोप जैसी संभावना होती है। भारतीय कृषि की सफलता मानसून वर्षा की निश्चित समय तथा नियमित रूप से वितरित होने पर निर्भर करती है। सिंचाई विहीन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में सिंचाई नहीं होती है, तो सिंचाई विहीन क्षेत्रों में वर्षा की अनिश्चितता तथा अनियमितता और अनिश्चितता का विशेष प्रभाव पड़ता है। मानसून का अचानक विस्फोट देश में क्या कर सकता है? व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न करता है। मतलब विस्फोट का मतलब क्या होता है कि कभी कभी तो वर्षा होती है, कभी कभी तो होती ही नहीं है, कभी कभी होती है तो बहुत तीव्र हो जाती है, जिससे बाढ़ जैसी संभावना बन जाती है। और बाढ़ बनेगा तो यानी समझते हो कि मृदा अपरदन तो होगा ही। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सदा हरित वन और पर्णपाती वनों में क्या या वनों के प्रमुख वृक्ष वितरण क्षेत्रों के बारे में संक्षेप में लिखें। तो बच्चों पहला बात करते हैं सदा हरित वन। ये वनस्पति मतलब सदा हरित वनों में क्या होता है, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। ठीक है, यहाँ सह्याद्री के पवनमुखी ढालों वर असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाहरित वन पाए जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ की जो सदाहरित वन के जो वृक्ष होते हैं ये गर्जन, बांस, ताड़ का वृक्ष और मोहगनी वृक्ष होता है। ये सदा हरे भरे होते हैं, यानी सदाहरित वन क्या होते हैं, हमेशा हरे भरे होते हैं। और ये बहुत सघन होते हैं। सघन का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ वृक्ष होते हैं। इनकी ऊंचाई 35 से लेकर 50 मीटर तक होती है और वृक्षों की लकड़ी काफ़ी कठोर होती है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं पर्णपाती वन। पर्णपाती वन क्या होता है, ये उन जो पर्णपाती वनों में क्या होता है, जो वर्षा होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना, 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और ये कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे आपका हो गया उत्तर पूर्वी पठार, हिमालय की तलहटी, अभाम्बर और तराई तथा उत्तरी पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। अगर बात की जाए पर्णपाती वन में मुख्य वृक्ष कौन कौन से होते हैं, सागौन के वृक्ष होते हैं, साल के वृक्ष होते हैं, चंदन के होते हैं और आपके हिल्दू के, महुआ के, धूप और शीशम के पेड़ भी इधर पाए जाते हैं। ये वन ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। इसके साथ साथ ये कम घने होते हैं, वृक्षों की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है और इन वनों की लकड़ी क्या होती है, कम कठोर होती है। और ये वन लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं और इन वनों की लकड़ी बहुत उपयोगी भी होती है काफ़ी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है अनुपवन किसे कहते हैं और भारत में आर्द्र या अनुपवनों के महत्व को स्पष्ट करें। तो अगर बच्चों अनुपवन की बात करते हैं तो भारत के उन क्षेत्रों में जहां जमीन हमेशा क्या होती है, जल युक्त होती है या आर्द्र होती है,
वहां की प्रकृति वनस्पति को आर्द्र या अनूप वन कहते हैं। मतलब क्या होता है, भारत के वे प्रदेश जहां जमीन हमेशा जल में भरी रहती है उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, अनूप वन कहा जाता है। भारत में इस तरह की 8 आर्द्र भूमियां हैं जो अपने सघन में गांव, वनों एवं जैव विविधता के लिए काफी प्रसिद्ध यानी फेमस है। भारत में पश्चिम बंगाल को सुंदरवन डेल्टा अपने मैंग्रोव वनों के लिए विश्व विख्यात है। इन वनों में टाइगर से लेकर श्रिप तक बड़े और छोटे जानवर पाए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता एवं प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण के लिए इन वनों को अस्तित्व की सुरक्षा आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वह वन होते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर की अधिक वर्षा पाई जाती है, वार्षिक वर्षा पाई जाती है। और इन वनों का विस्तार गंगा के मध्य निचली घाटी का विस्तार गंगा के मध्य एवं निचली घाटी अर्थात भांबर, तराई प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के कुछ भागों में मिलता है। प्रमुख पेड़ यहाँ कौन से होते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्ष कौन से होते हैं, जैसे साल के वृक्ष होते हैं, सागवान होता है, सीराम होता है, चंदन होता है और आम के पेड़ होते हैं। ये पेड़ ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते क्या करते हैं, गिरा देते हैं यानी गर्मियों में, इसलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। इनकी ऊंचाई 30 से 45 मीटर तक होती है और ये इमारती लकड़ी प्रदान करती है, जिससे इनका आर्थिक महत्व काफी बढ़ जाता है। और ये वन हमारे 25% वन क्षेत्र में फैल जाते हैं या फैले हुए हैं। भारत में जितने भी वन है तो 25% जो वन होता है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था और इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो अगर बात की जाए स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पहली बार जो वन नीति है वो 1952 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी, 1952 में ये पहली बार लागू की गई थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सन 1988 में क्या किया था, इसे नई राष्ट्रीय वन नीति के क्षेत्रफल में हो रही कमी को रोकने के लिए बनाई गई थी। मतलब इसको पहले नाम बदल दिया गया था, नई राष्ट्रीय वन नीति कहा गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि वनों के क्षेत्रफल में हो रही कमी को रोकना था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था। इस नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे कि देश के 33% भागों पर क्या लगाना, वन लगाना था। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना अथवा पारिस्थितिकीय असंतुलन क्षेत्रों में वन लगाना था। देश की प्राकृतिक धरोहर, हमारे देश की प्राकृतिक धरोहर क्या है, जैव विविधता है। और आनुवांशिक मूल का क्या करना था, संरक्षण करना था। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना था और बाढ़ व सूखा को नियंत्रित करना था। निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी और वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार करना था। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर जो ग्रामीण जनजातियों को क्या उपलब्ध कराना था, जो इमारती लकड़ी है, ईंधन है, चारा है, भोजन है, ये उपलब्ध कराना था। और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग पर लाना था। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना था, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई थी ताकि वनों पर दबाव कम हो सके। आपको पता ही होगा पेड़ों को लगाने या पेड़ों के लिए एक आंदोलन भी चला था, जैसे चिपको आंदोलन कहते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में चला था, लगभग शायद 1972 में चलाया गया था। इसके साथ साथ वन और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी लानी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। तो सामाजिक वानिकी का मतलब क्या होता है, पर्यावरण, समाज या ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से जो वनों के प्रबंध में समाज की भूमिका को तय करना या उस पर भूमि पर वन लगाना क्या कहलाता है, सामाजिक वानिकी कहलाता है। सामाजिक वानिकी जो शब्दावली का प्रयोग पहले 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जनसंख्या के लिए जलावन क्या होती है, लकड़ी जलाने के लिए लकड़ियां उपलब्ध कराना, छोटी इमारती लकड़ी और छोटे छोटे वन उत्पादकों की आपूर्ति करना था। अगर बात की जाए सामाजिक वानिकी के 3 अंग होते हैं।
पहला होता है शहरी वानिकी। शहरी वानिकी का मतलब क्या होता है, शहरों में निजी और सार्वजनिक भूमि जैसे होती नहीं है, जैसे हरित पट्टी होती है, पार्क होते हैं, सड़कें होती हैं, रेल मार्ग होते हैं या औद्योगिक व्यापारिक स्थल होते हैं, तो उसके आसपास क्या लगा दिए जाते हैं, वृक्ष लगा दिए जाते हैं। आपने देखा होगा शहरों में क्या होता है, जब कोई सड़क होती है तो सड़क के आसपास क्या कर दिए जाते हैं, वृक्ष लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक ये आता है शहरी वानिकी के अंतर्गत। दूसरा आता है ग्रामीण वानिकी, यानी कृषि वानिकी और सामुदायिक कृषि वानिकी को क्या करना, बढ़ावा देना, मतलब कृषि को बढ़ावा देना ग्रामीण वानिकी कहलाता है। नेक्स्ट आता है फार्म वानिकी। इसके अंतर्गत क्या होता है, कृषि योग्य या बंजर भूमि पर क्या लगा दिए जाते हैं, पेड़ लगा दिए जाते हैं और फसलें उगाना, जिससे क्या होता है खाद्यान्न, चारा, ईंधन या फल या सब्जियां मिल सके ऐसी भूमि पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बाढ़ क्यों आती है और भारत में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का वर्णन कीजिए तथा इसे कैसे रोकने के उपाय हैं, यानी इसे कैसे रोका जा सकता है। तो अगर बात की जाए वर्षा ऋतु में नदी का जल उफान के समय, यानी वर्षा ऋतु में क्या होता है, आप सभी को पता है वर्षा ऋतु में क्या होता है, जो नदी का जल होता है वो उफान पर रहता है और समय नदी के तटबंधों को तोड़ता हुआ क्या करता है, मानव बस्तियों में घुस जाता है और खेतों या आसपास की जमीनों के निचले हिस्से में क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। और भारी वर्षा या उष्णकटिबंधीय चक्रवात या बांध का टूटना या कोई भी प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त मानव के कुछ अवांछित क्रियाकलाप भी बाढ़ को लाने में सहायक होते हैं। आप सभी को तो बाढ़ क्यों आता है, यानी ज़्यादातर वर्षा या चक्रवात या बांधों को टूटना। अगर नेक्स्ट बात की जाए भारत में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपका असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार राज्य, आपको पता है बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त उत्तर भारत के अधिकांश नदियां विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में आकस्मिक बाढ़ आती है, यानी सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। इसके साथ बाढ़ को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पहला क्या करना, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हमें नदियों के तटबंध बनाना चाहिए, नदियों पर बांध बनाना शुरू कर देना चाहिए। वर्गीकरण और बाढ़ वाली नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर क्या लगाने, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नदियों के किनारे बसे लोगों को दूसरी जगह स्थानांतरित कर देना चाहिए और बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के जमाव को क्या करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए। मतलब क्या है कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना ज़्यादा रहती है उन क्षेत्रों में लोगों को कम बसाया जाए। और तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना या केंद्र या तूफान के अपमान से होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। मतलब अगर क्या किया जाए, आसपास के लोगों को सूचना देना, ठीक है ना, तूफान की या किसी प्रकार की सूचना देने से हम बाढ़ की संभावना को रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भूमंडलीय या प्रचलित पवनों का वर्णन कीजिए। तो आप सभी को पता ही होगा भूकंप किसे कहते हैं। तो भूकंप क्या होता है, भूकंप पृथ्वी की जो परपट्टी की वह हलचल है जिससे पृथ्वी क्या होती है, हिलने लग जाती है और भूमि आगे पीछे हिलने लग जाती है। वास्तव में पृथ्वी के अंदर होने वाली किसी घटना के परिणाम स्वरूप जब धरातल का कोर भाग आकस्मिक कांप उठता है, यानी कंपन उत्पन्न होता है, तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप के कारण क्या होते हैं, महाविनाशकारी आपदा माना जाता है। इसे प्राय संकट की स्थिति में पैदा होती है। भूकंप मुख्यतः विवर्तन की हलचलों से आता है, ज्वालामुखी विस्फोटों से आता है, ठीक है ना, या जलाशय के धंसने से या जलाशय में जल के इकट्ठा होने से उत्पन्न होता है। विवर्तन की हलचलों से पैदा होने वाले भूकंप सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। विवर्तन की हलचल मतलब क्या हो, जब दो प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं, ठीक है ना। भूकंप के क्या परिणाम होते हैं, तो भूकंप से होने वाले नुकसान निम्न होते हैं, ठीक है ना, जैसे जान माल की हानि होना, भूस्खलन होना, आग लगना, ठीक है, बाढ़ आना, ठीक है ना, या सुनामी आना आदि। आपको मैंने इसके बारे में पहले पढ़ा भी रखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।